कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए सियासी भूकंप आया है, जिसके झटके दिल्ली, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई तक महसूस किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को 48 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। हरियाणा में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ ऐसा हो चुका है। अब कांग्रेस इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं और फिर से मतगणना में काउंटिंग में गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने ईवीएम में छेड़खानी की लंबी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा और उसने कई सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, तब भी शिकायत आई थी, लेकिन अब हरियाणा में होने के बाद संदेह गहरा गया है। चुनाव आयोग इसकी जांच करे और ईवीएम की बैटरी 90% कैसे चार्ज हो गई। वहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस में सबसे बड़ा वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का बड़ा हिस्सा है। भारत के लोकतंत्र, अर्थतंत्र और सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने ऐसा पहली बार कहा है और कांग्रेस जैसी पार्टी और उनके लोग इस खेल में शामिल हैं, ये भी आरोप लगाया है। लेकिन हरियाणा में ऐसी साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जवान और किसान ने यह जवाब दिया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की हार, फिर ईवीएम पर सवाल। एक बार सुनिए इसके आरोप प्रत्यारोप। 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस करती है। डाउट क्रिएट किए हैं। बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष ने बताई, कंप्लेंट है 30 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है, वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट हमें दी है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है।
तो हरियाणा का चुनाव हो चुका है और हरियाणा के परिणाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस जो देख रही थी या एग्जिट पोल में जो आंकड़े निकल कर आ रहे थे, उस अनुसार या उस अनुपात में अगर फैसले नहीं आए हैं, परिणाम नहीं आए हैं, तो कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ खेल है जो हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की शिकायत निकल आ रही थी। अब हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। ओपी रावत साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हम उन्हीं से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई कुछ ऐसा है क्या। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। एक पूरे देश में ये जानने की जिज्ञासा है कि क्या वाकई ईवीएम में कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है। अब लोगों में चर्चा है, बहुत सारी इस देश की बड़ी आबादी है और इस बड़ी आबादी में अपने अपने हिसाब से चीज़ों को परोसने की कोशिश की जाती है। लोग मानस भी वैसा बना लेते हैं। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि आप चुनाव आयोग में रहे हैं, आपने चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को समझा है और ईवीएम खरीदना, ईवीएम मंगाना, उनका परीक्षण करना, ये देखना कि कहीं कोई ऐसी तकनीकी खामी तो नहीं है, ये सब कुछ आपने किया है। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ईवीएम टेम्पर हो सकती है, क्या ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, या क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? देखिए मनोज, ये मुद्दा 2017 से बार बार उठा है। उसके पहले भी 2009 इलेक्शन के बाद उठा था। लेकिन किसी भी बार कोई भी पार्टी या कोई भी शिकायत करता ना तो ये प्रूफ कर पाया कि इसमें कुछ गलती हुई है, ना उसके फेवर में कोई प्रमाण दे पाया। और इलेक्शन कमीशन ने 2017 में जब ईवीएम चैलेंज सामने रखा कि भाई कोई भी पार्टी हो, वो किसी भी ईवीएम को, जो भी पोल्ड ईवीएम है उसको चुनेगी, उसको लाके यहाँ रखेगी और एक वोट इधर का उधर करके दिखा देगी तो उसकी शिकायत सही मान ली जाएगी जी। तो उस चैलेंज को भी मानने कोई नहीं आया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम स्टेटस पेपर बना के सारे डाउट्स को एड्रेस करने वाली बात पब्लिक डोमेन में रख दी कि भाई ये आप जो कहते हो उसके बारे में फैक्ट्स ये हैं, वो सब कर दिया। उसके बाद भी जब भी ऐसे चुनाव परिणाम आते हैं और उसमें हारी हुई पार्टी शिकायत करती है तो ये मुद्दा फिर उठ खड़ा होता है। अभी तो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने फैसला दिया था कि इवन जो सिंबल लोडिंग मशीन्स और माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ईवीएम के, उनके बारे में भी अगर आप शिकायत करोगे तो वो 45 दिन तक रखी जाएंगी और उनकी फिर जांच भी की जाएगी। तो ये सब सुरक्षा के उपाय होने के बाद भी इस तरह से बात करना कि सब गलती हुआ है, ये मुझे सही नहीं लगता, ये संभव नहीं है। हमारी ईवीएम को पूरा विश्व की सराहना मिली है। इनफैक्ट 2018 में सारे विश्व के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को बुला के एक होटल में जहां मीटिंग की गई, वहां 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और ईवीएम वीवीपैट वगैरह सिस्टम रखे गए थे और उनको खुली छूट दी गई थी कि आप अपने एक्सपर्ट्स के साथ जाओ, वोटिंग करो, काउंटिंग करो और अगर आपका एक्सपर्ट कुछ हैक करके दिखा दे तो वो भी बताओ आप, तो हम उसको मान जाएंगे। सारे विदेश के जो एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स आए थे बड़े बड़े डेमोक्रेसीज के, और उनने सबने ट्राई किया, लेकिन वो सब इसी नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ की ईवीएम यूनिक है, बहुत ही अलग है, कैलकुलेटर जैसी है, इंटरनेट रेडी नहीं है, मशीनों से बात नहीं कर सकती, इसको हैक करना नामुमकिन है। तो एक बड़ी बात रावत साहब ये कही जा रही है कि अचानक से जो ईवीएम की बैटरी है वो 90% कैसे चार्ज हो गई, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। धीमी जो गति से रिजल्ट आ रहे थे या परिणाम आ रहे थे उसको एक जिम्मेदार बताया जा रहा है। साथ ही एक और नारदौन विधानसभा है, वहाँ पर ये कहा गया कि ईवीएम मशीन खरीदी थी और उसमें उनके नंबर भी बताए गए कि ईवीएम मशीन के, उन तीनों ईवीएम मशीन के जो नंबर निकल कर आए, काउंटिंग के नंबर निकल कर आए, वो तीनों एक जैसे हैं, एक जैसे थे। ये कैसे संभव है? इसके बारे में देखिए, हमारी ईवीएम मैनुअल तक में नियम है कि अगर ये शिकायत वहां की जाए तो तुरंत उसका निकाल करना होगा और उसको बताना होगा। तो ये मैं सिर्फ ये मानता हूं कि ये जो वर्कर है वो अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए गोल मोल बढ़ा चढ़ा के बताता है। अब
पार्टी का ये दायित्व बन जाता है कि हमारा वर्कर कुछ कह रहा है तो हमें उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक सी विजिल बनाया कि लाखों शिकायतें आती थी कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन की, और उनमें से 0.01% सही पाई जाती थी, बाकी 99.99% झूठ पाई जाती थी। ये वर्कर्स का प्रॉब्लम था। सी विजिल बनाया कि आप अगर चाहते हो कि शिकायत सही जांच हो तो सिटीजन विजिलेंस को डाउनलोड करिए, और जहां पे भी गड़बड़ी पाए वहां आप फोटो या वीडियो बनाइए और सबमिट दबा दीजिए। अपने आप सब जगह पहुंच जाएगा, और 100 मिनट में आपको बताया जाएगा कि आपकी उस शिकायत पे जांच होके क्या मिला और क्या एफआईआर हुआ, कौन अरेस्ट हुआ, क्या सीजर हुआ। पिछले लोकसभा इलेक्शन में 1,42,000 शिकायतें आई और 1,14,000 सही पाई गई सी विजिल ऐप पे। तो अगर आपको कोई है शिकायत तो नियम स्पष्ट हैं, आप वहीं बताते, तुरंत एक्शन हो जाती, तुरंत बदल दी जाती, तुरंत वहां रद्द कर दिया जाता, दोबारा इलेक्शन हो जाता। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको इशू बनाना चाहते हैं तो पालते रहिए उसको और बाद में इलेक्शन की शिकायत कर दीजिए, वो बात अलग है। ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि अगर विपक्षी पार्टियों की, अभी वर्तमान में जो विपक्षी पार्टियां, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो फिर इसे लोकतंत्र की जीत और जनता का एक फैसला कहा जाता है। लेकिन अगर आप सत्ता में नहीं आते, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, या वर्तमान में जो सत्ता में आने वाली पार्टी है वो आ जाती है, तो फिर यह आरोप लगाया जाता है कि ज़रूर ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा रहे थे। चुनाव आयोग ने भी 2017 में व्यवस्था की थी, आपने भी जिक्र किया कि तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहा कि साहब आप आइए, आप डेमोस्ट्रेशन दीजिए और हमें बताइए कि ईवीएम ऐसे हैक होती है। उस वक्त सारी राजनीतिक पार्टियां भाग गई, एक भी बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं, एक या दो छोटी पार्टी थी जिन्होंने वहां पर अपना आवेदन दिया और अपने आप को वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन सारी राजनीतिक पार्टी ने, तमाम राजनेता जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचकर इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वो उस समय क्यों नहीं आए, उस समय फिर तर्क क्यों नहीं दिए? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और जो 2 पार्टी के लोग आए थे उनसे जब पूछा गया कि आप ये ईवीएम चुनौती के लिए आए हो, तो बोले नहीं साहब, हमें कोई चुनौती नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ और जानने आए हैं इसकी विशेषताएं, हमारे अपने इंजीनियर को बता दीजिए, वो हमें समझा दे बस जी। तो ये स्पष्ट है कि मतलब ये उद्देश्यहीन शिकायतें। जी, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी का समय आगे बढ़ता जा रहा है, एआई का दौर आगे आ गया है, और एआई के दौर के साथ साथ अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से लेबनान में घटना हुई कि पेजर में विस्फोट हुआ, वॉकी टॉकी में विस्फोट हुआ, और ये कहा गया कि वहाँ की जो एजेंसी है इजराइल की, मोसाद ने ऐसा किया। वो दोनों ही इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थी, बावजूद इसके ऐसा हो गया। ईवीएम के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की घटना हो गई। तो जो चर्चा चल रही है वो देश के मानस में वो यही है कि साहब जब मोसाद जैसी एजेंसी ऐसा कर सकती है तो कोई ना कोई है जो ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कतई नहीं, क्योंकि देखिए पेजर और बैटरी के जो एक्सप्लोजन हुए हैं उसके बारे में पूरे तथ्य सामने आ गए हैं कि जिन प्राइवेट कंपनियों से, यूरोपियन कंपनियों से लेबनान ने ये खरीदे थे पेजर और बैटरीज, वहां पर इजराइल की संस्था ने अपने लोगों को बिठा दिया था और उनमें वहीं से प्रोग्राम कर दिया था मशीनों में, पेजर्स में और बैटरीज में, कि वो इंटरनेट के जरिए ट्रिगर किए जा सकेंगे। उसमें डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव रखा गया था, वो फट जाएगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा। हमारे यहाँ जो ईवीएम, वीवीपैट और ये सब बनते हैं, ये 2 बहुत ही सिक्योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनते हैं। एक है डिफेंस की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक है स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च के संबंध में, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद। और इनकी सारी चीजें सिक्योर वातावरण में रहती हैं। पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिसे स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है। अगर कहीं कोई मेल फंक्शन पाया जाता है किसी भी समय, तो उस मशीन की रूट कॉज एनालिसिस में उस टेबल तक पहुंच जाते हैं जहां वो वाला पार्ट जोड़ा गया था, और ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ गलती हो गई, कैसे हो गई, पार्ट में कहाँ गड़बड़ी आ गई, वो सब पता करके उसको दुरुस्त भी कर लेते हैं। तो इतनी सिक्योर जगह बनी हुई, उसमें ना तो मोसाड घुस सकता है, ना कोई घुस सकता है, और किसी भी तरह का ऐसा कुत्सित प्रयास कभी किया ही नहीं जा सकता।
कभी संभव नहीं है ये इस तरह का कभी दावा संभव आपने किया है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम राजनीतिक पार्टी जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो इस बात को लेकर बार बार दावा करते हैं कि साहब विदेशों में बहुत सारे इलेक्शन कई देशों में ईवीएम के द्वारा होते थे, वहां पर ईवीएम बंद कर दी गई और वापस से बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन होते हैं और हिंदुस्तान में भी कम से कम ऐसा करना चाहिए। दिग्विजय सिंह या तमाम बड़े नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए, इस पर आपकी राय? हिंदुस्तान में भी ये किया गया था 1982 में, केरल के परूर में ईवीएम यूज कर ली थी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन ये नहीं देखा था कि उन्होंने जो कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है वो पार्लियामेंट से और गवर्नमेंट से पास होके आया नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी इलेक्शन कमीशन को कि बिना कानून में बदलाव किए आपने ईवीएम कैसे यूज की, ये गलत है, आपको ये कोई अधिकार नहीं है। और वही जर्मनी में हुआ, वही दूसरे देशों में हुआ। तो 82 के बाद ईवीएम हमने यूज करना चालू की 98-99 में, क्योंकि 89 में बदलाव हुआ कानून में। उसके बाद जब रूल्स बन गए तब हमने उसको यूज करना शुरू किया, तो हमने भी यही किया। बाकी प्रॉब्लम यह है कि यूरोपियन कंट्रीज में इतनी मेजोरिटी की सरकारें नहीं बन पाती कि वो सर्वसम्मति से इस तरह का नियम या उसको अमेंड कर पाए। हमारे यहाँ ऐसी मेजोरिटी की सरकार बनी, उन्होंने रूल अमेंड कर दिए, वहाँ यहाँ लागू हो गई। तो इसमें क्या वो है, और ये सब चीजें स्टेटस पेपर में बड़े विस्तार से इलेक्शन कमीशन ने 2017 में ही बताई हैं कि जर्मनी में क्यों नहीं होती, स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं होती, अमेरिका के 26-27 स्टेट्स में यूज होती है, वहां तो नहीं रुकी। अमेरिका तो सबसे डेवलप्ड कंट्री है, तो इसलिए वो बातों में भी दम नहीं है। मतलब आप दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी देश की कोई भी एजेंसी ईवीएम को हैक नहीं कर सकती, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। यस, सही है। ये बड़ा संकेत रावत साहब आपने दिया है और मुझे लगता है जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, जब तक विपक्षी पार्टी एक बार सत्ता में वापस नहीं आ जाएंगी तब तक ये ईवीएम का रोना लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है एक पॉलिटिकल मुद्दा है। हाँ, क्योंकि वर्तमान रूलिंग पार्टी ने भी 2009 में आरोप लगाए थे और एक किताब भी छपवाई थी। तो ये तो हर पार्टी जो हार जाती है उसका ये मुद्दा रहता है। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी भी ऐसा ही आरोप लगा चुकी है, एक बार लगा चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। ओपी रावत साहब बहुत वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं और अपने चुनाव आयुक्त रहते हुए बहुत सारे सुधार चुनाव को लेकर उन्होंने किए हैं, जिसे लेकर